ठीक। तो आज अपन को करना है क्या, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स, है ना। तो क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? फिजिको केमिकल का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो फिजिको मतलब फिजिकल जिसमें चीज़ें हों, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह का ट्रांसफ़र होता है, और केमिकल यानी केमिकल्स का चेंजेस होता है, ऐसे बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है। बाय विच ग्रीन प्लांट यूज डैश एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको सिंथेसाइज करेंगे वो, किसको यूज़ करेंगे? लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे। ठीक। इट इज़ द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, सिंपल। अल्टीमेटली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर एनर्जी। सभी ऑर्गेनिज्म का के लिए डिपेंड करते हैं, सनलाइट पर ही करते हैं। ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। इट रिलीजेज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। सही है, फूड का सोर्स यही है और ऑक्सीजन कर देता है, रिलीज करता है। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है? लीफ एक्सपेरिमेंट, पत्ती बना रहा हूँ मैं, ठीक है थोड़ा। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि एक लीफ है अपने पास, उस लीफ को अपन ने क्या करा, पार्शियली कवर्ड विद द पेपर एंड दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। सबसे पहले उसको पार्शियली कवर्ड विद पेपर, तो पेपर से उसको कवर कर देते हैं अपन लीफ को। मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ, थोड़ा सा लगेगा, है ना। तो लीफ को अपन ने क्या कर दिया, पेपर से कवर कर दिया, और फिर उसके बाद क्या करा अपन ने, पेपर से कवर करने के बाद ठीक कवर कर दिया। अब टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब इस कवर कर दिया अपन ने, और फिर लाइट को एक्सपोज करवाया, लाइट से एक्सपोज करवाया अपन ने, है ना। लाइट से एक्सपोज करवाएंगे, फिर क्या होगा, तो कुछ फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन जो पार्ट कवर्ड होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, इट shows that photosynthesis occurs only in the dash parts of the leaf in the presence of light. ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है, और ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, एक और बात, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक। नाउ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, एक तो था वेरीजिटेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और एक कौन सा है, हाफ। एक वेरीजिटेटेड मतलब लीफ को कवर करा था अपन ने, और एक है अपने पास हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द लीफ इज एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग KOH सोक्ड विद कॉटन। देखो एक टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे अपन, पत्ती को डुबा देंगे अपन, है ना। अपने पास लीफ है, उसको हाँ लीफ को अपन डुबा देंगे अपनी। तो मैंने लीफ को डिप कर दिया, जिसमें क्या था, उस टेस्ट ट्यूब में क्या था अपने पास, KOH है। अपने टेस्ट ट्यूब में अपने पास KOH है, बहुत सारा, थोड़ा सा KOH है। अब ये KOH क्या करेगा, KOH क्या करेगा, विच एब्जॉर्ब CO2। KOH क्या करता है, वो जो CO2 है ना, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब द अदर हाफ ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू एयर, और बाकी की जो लीफ है वो कहाँ है, हवा में बाहर खुली है, एयर में खुली है। हाँ टेस्ट ट्यूब बड़ा होता है, तो उसमें कुछ पार्ट उसका डुबा दिया, हाँ, और कुछ पार्ट अपन ने हवा में छोड़ दिया। द प्लेस दिस सेटअप इन द लाइट फॉर सम टाइम, और फिर सेटअप को पूरा अपन ने लाइट में रख दिया, है ना, लाइट में रख दिया। इससे क्या होगा, अब क्या होगा, दिस यस एंड एक्सपोज पार्ट शो द पॉजिटिव फॉर स्टार्च एंड द पोर्शन इन द टेस्ट ट्यूब शो नेगेटिव। दिस प्रूव दैट CO2 इज रिक्वायर्ड। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मालूम पड़ा, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता पड़ा कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसकी प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंस था, मतलब किसकी प्रेजेंस को बताता है। तो अपन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसकी प्रेजेंस को बताता है, CO2 की प्रेजेंस को, हाँ बताता है। जो वेरीजिटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था वो क्या बताता है, ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस बनती है। क्या नहीं KOH डालते हैं अपन, क्योंकि KOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, और CO2 नहीं बचेगी वहाँ से,
CO2 हट जाएगी, CO2 हट जाएगी तो अपन को ये पता पड़ जाएगा CO2 की ज़रूरत थी। हाँ, तो ग्रीन पार्ट को CO2 मिल रही थी, अब नहीं मिलेगी मतलब कुल मिला के, है ना। हाँ, ऑब्जर्व कर लेगा। अब किस पे चलेंगे, जैसे प्रेस्ली पे, ना। जैसे प्रेस्ली ने क्या करा था, प्रेस्ली परफॉर्म हाँ हाँ अब प्रेस्ली ने क्या करा, प्रेस्ली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। अब एयर का क्या रोल है, हवा का क्या रोल है, ये पता लगाना था। तो प्रेस्ली परफॉर्म द रोल ऑफ व्हाट, एयर, है ना। तो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर, ठीक। क्यों, तो उसने सबसे पहले ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। कब किया था ऑक्सीजन डिस्कवर, 1774 में, है ना। तो ही ऑब्जर्व दैट व्हाट, थोड़ा सा पास से बोलिए, मतलब तेज आवाज में बोलिए। तो ही डिस्कवर दैट ऑक्सीजन इन द 1774। उन्होंने क्या ऑक्सीजन डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन डिस्कवर किया 1774 में। ही ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन द क्लोज्ड वेल जार गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली अ माउस सफोकेटेड इन अ क्लोज्ड जार। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल ऑफ अ ब्रीथिंग एनिमल डैमेज एयर। उन्होंने ये पता लगाया कि जो एनिमल होते हैं या जो बर्निंग कैंडल होती है वो हवा को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है ना। नॉर्मल सी बात है। ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार। ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। He hypothesized that plant restore to the air whatever the breathing animal and burning candles remove। तो इन्हें क्या पता लगाया कि जो प्लांट है, अपन इसका अगर पूरा सेटअप देख बनाए तो एक बेल जार बनाना पड़ेगा। एक क्या बनाना पड़ेगा, बेल जार। उस बेल जार के अंदर अपन ने क्या डाला, चूहा डाला। एक बेल जार में चूहा डाल दिया। हाँ, चूहा डाल दिया और फिर वो चूहा क्या हो गया, मर गया बाद में, मर गया बेल जार के अंदर डाल। हाँ, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। और एक कैंडल डाली अपन ने, कैंडल, जलती हुई कैंडल, दूसरे बेल जार में। हाँ, दूसरे बेल जार में। तो जलती हुई कैंडल बाद में क्या हो गई, बुझ गई, है ना। यानी दोनों ही क्या हो रहे हैं, हवा को ख़राब कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा कर रहे हैं एयर में जो कि वो लिविंग के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑक्सीजन उसमें से कम हो रहा है ना, तो एयर को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने प्लांट्स के साथ इन दोनों चीज़ों को रखा, मतलब ये कौन कर रहा है, ये बेल जार कर रहा है कि चूहा, और ये ना कर रहा है कैंडल, चूहा और जो बर्निंग कैंडल है वो ऑक्सीजन ले लेंगे ना। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं रही, दोनों मर रहे हैं, इसलिए मतलब ये साथ कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन जब दोनों के साथ मिंट का प्लांट रख देंगे अपन, जब दोनों को जब मिंट का प्लांट रख देंगे तो मिंट का प्लांट रखने की वजह से, हाँ, इससे पता पड़ा कि प्रेस्ली को पता पड़ा कि प्लांट कुछ ऐसा करते हैं जो हवा को साफ करता है, मतलब हवा को कुछ साफ कर देता है। प्लांट कुछ ऐसा करते हैं, हवा को कर देता है, रहने लायक बना देता है, लिविंग के लिए पॉसिबल बना देता है। समझ में आ रहा कहानी, ठीक है। तो ये था पूरा अपना सिस्टम सेटअप। इसके बाकी अपन लोगों ने जब माइस को और कैंडल को रखा था तब वो दोनों एयर सब खुद ले रहे थे, इसलिए वहाँ पे एयर नहीं थी। इस बात में हो गई। हाँ, सही है। एक सेकंड अपना, ठीक हो गया। चलो अब अपन चलते हैं कहाँ, ये तो प्रेस्ली का काम हो गया। प्रेस्ली का अगर अपन वैसे देखें तो प्रेस्ली ने मेनली काम ऑक्सीजन पे किया था। प्रेस्ली का मेन काम क्या पे था, ऑक्सीजन पे। इन्हें ये पता लगाया था कि हवा भी ज़रूरी है। हाँ, एयर पे कह सकते हैं, एयर पर, और हवा ऑक्सीजन पे मेन है, क्योंकि ऑक्सीजन को साफ कर, ऑक्सीजन जो है ना उन्होंने डिस्कवर भी किया था, ऑक्सीजन, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एयर भी ज़रूरी है, मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है तो एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेश एयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पहले के 2 एक्सपेरिमेंट जो हुए थे उन्हें पता पड़ा कि CO2 ज़रूरी है, उसके पहले पता पड़ा ग्रीन पार्ट ज़रूरी है
है ना। ठीक है, अब जोड़ते जाएंगे अपन हम सब चीज़ों को। ये वाले इसमें तो अपना कवर हो गया था ना, ग्रीन पार्ट की जरूरत पड़ी तो इसमें CO2 और इसमें ऑक्सीजन। हाँ, सब चीज़ों की ज़रूरत अपन लोग जोड़ते जाएंगे हर चीज़ को। पहले अपन को क्या पता पड़ा था कि भैया, पहले पता पड़ा था कि ग्रीन पार्ट ज़रूरी है, फिर पता पड़ा कि क्या ज़रूरी है, ग्रीन पार्ट के बाद CO2, फिर पता चला ऑक्सीजन और या फ्रेश एयर। ऑक्सीजन। हाँ, फ्रेश नहीं, इसमें ये कह सकते हैं कि नहीं, फ्रेश एयर तो है ज़रूरी। अपन ये कह सकते हैं कि जो एयर होता प्लांट नहीं, इसमें ये मेजर पता है क्या बताया गया है, मेजर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकला है कि प्लांट्स हवा को साफ करते हैं। प्लांट्स हवा क्या कर देते हैं, साफ कर, क्योंकि जब चूहा था, चूहा मर रहा था, चूहा मर जा रहा था ना, और जो कैंडल है वो बुझ रही थी। लेकिन जब प्लांट रखा तो वो दोनों रह गए, अलाइव रह गए दोनों, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि प्लांट्स ने हवा को साफ कर दिया, हवा को पहले से अच्छा बना दिया, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है आखिरी में कि ही हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट रीस्टोर एयर वट एवर द ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। जो भी बर्निंग कैंडल और एनिमल रिमूव करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, वो प्लांट उसे रीस्टोर कर देता है, यानी प्लांट देता है कुछ अपन को। और प्लांट क्या देता है अपन को, ऑक्सीजन देता है। ये इम्पोर्टेंट था, बस समझ में आ गई, क्लियर है कहानी। ओके, नाउ क्या है अगला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बाय जॉन इंजनहॉज ने कराया अगला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंजनहॉज कौन है, एक साइंटिस्ट है ये भी ना। इनका 1730 से 1799 का टाइम पीरियड है। उनसे भी आगे के, मतलब उनसे भी थोड़े जवान होंगे, मतलब ये उनसे भी उनके बच्चे टाइप के होंगे। ठीक है, 1730 से 17 पता नहीं कितना हो गया वो तो। ही कंडक्टेड, ऊपर वाले तो जवान है, ऊपर वाले बूढ़े हो गए, हो जाएंगे ना बूढ़े हो गए और ये जवान है। हाँ, ये बूढ़े हो गए, ये जवान है। ठीक है, ही, मतलब ऐसे करके आते रहेंगे। हाँ, यस बस एक और एक्सपेरिमेंट और बचा है। हाँ, नहीं बहुत सारे अभी तो। ही कंडक्टेड दैट सेम एक्सपेरिमेंट, पूरा चैप्टर अपना बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पर। सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है दोनों, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। पूरा चैप्टर बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पे, और क्या सब और एक्सपेरिमेंट पे, डायग्राम पे, और अंडरस्टैंडिंग। मतलब सबसे समझने वाला कंसेप्चुअल चैप्टर है, मतलब। हाँ, सबसे अच्छा चैप्टर है। यस, ही कंडक्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग इट ऑन्स इन द डार्क एंड ऑन्स इन द सनलाइट। उनने ऐसा काम किया कि उन्होंने नकल करी, मतलब इन्हें नकल करी एक तरीके से देखा जाए तो। सेम एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, अलग से कुछ नहीं करा, सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक बार लाइट में किया और एक बार डार्क में किया। क्लियर, इज इट क्लियर, व्हाट इज क्लियर। क्या हुआ यहाँ, कौन सा सेम एक्सपेरिमेंट, कैसा एक्सपेरिमेंट। ये जो ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, उन्होंने एज इट इज उसी को कॉपी करने की कोशिश की, राइट। हाँ, पर कैसे, बट क्या बोलते हैं, इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट एक बार सनलाइट के प्रेजेंस में किया और एक बार विदाउट सनलाइट के प्रेजेंस। हाँ, तो इससे क्या पता पड़ेगा कि अपन लाइट का रोल देखना चाह रहे हैं कि इन सब प्रोसेस में लाइट का क्या असर पड़ेगा। जब लाइट होगी तब प्लांट क्या कर पाएगा अपने लिए, और जब लाइट नहीं है तब अपने लिए प्लांट क्या कर पाएगा, ये अपन को पता पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या करा, अपन ने लीफ एक्सपेरिमेंट कर लिया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कर लिया, और बस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और एक और जॉन जोसेफ प्रिस्टली का भी कर लिया, और अपन ने जॉन इंजनहॉज का भी कर लिया, है ना। इंजनहॉज ने अभी नहीं करा, इंजनहॉज करेंगे अब। तो इन्होंने क्या किया था, जॉन इंजनहॉज ने सेम एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या करा, लाइट के प्रेजेंस में, हाँ, में किया था, और इनने बस ये करा था आपने कि O2 की प्रेजेंस में, मतलब इनने ये करा था कि मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो मतलब वाटर में जो प्लांट्स रहते हैं ना,
एक उनमें करके देखा था उन्होंने, तो किसी में स्मॉल बबल्स अगर फाउंड हुए थे तो पता चल गया था कि मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब O2 प्रेजेंट होती है। और फिर जिसमें और डार्क वाले उसमें स्मॉल बबल्स नहीं आए थे एसिडिक प्लांट्स के ऊपर। देखिए ही सो दैट, ठीक है देखते हैं। ही सो दैट सनलाइट इज एसेंशियल सो दैट द प्लांट फॉर प्योरीफाइंग एयर फॉल्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स और एनिमल्स। उन्होंने क्या बताया कि सनलाइट ये सब जो काम हो रहा था प्योरीफिकेशन का प्लांट्स के थ्रू, उसमें सनलाइट ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी सनलाइट है ना। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। जो सनलाइट है ना, सनलाइट मतलब एनर्जी एक टाइप की, और इंजन भी एनर्जी से चलता है ना। इंजन भी एनर्जी, तो इंजन हॉज नाम है, इंजन हॉज, तो इंजन मतलब सनलाइट, खत्म। जैसे ही नाम आएगा इंजन हॉज मतलब सनलाइट का मैंने प्रेजेंस बताया, SUNLIGHT सनलाइट। और तूने क्या सोचा? इंजन है, इंजन का ही चलता है, एनर्जी से चलता है ना। तो और इंजन नाम में भी इंजन है, और एनर्जी मतलब सनलाइट, तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब प्लांट की फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें बताया था पहले, है ना। सीधा लिंक करना, और प्रिस्टली से सीधा लिंक करना ऑक्सीजन को, है ना। तो ये हो गया, बस बाकी 2 ही साइंटिस्ट आए अभी। इसके बाद और क्या बोला है, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट। उन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ इसको रिपीट करा, सो दैट द ब्राइट सनलाइट इन द ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल वर फॉर्म। अब ये लाइट का प्रेजेंस पता लगाने के लिए पता लगाना था अपन को कि लाइट मतलब ऑक्सीजन बन रही है, तो पानी में करना पड़ेगा, तो स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड। स्मॉल बबल किसके थे वो बाद में पता पड़ेगा। एंड ग्रीन प्लांट्स वाइल डार्क, अच्छा डार्क में कर रहे थे तो बबल नहीं बन रहे थे, लेकिन लाइट में करेंगे तो बबल बन रहे थे, है ना। तो ये प्रूव करने के लिए, और लेटर बाद में पता पड़ा कि बबल किसके थे, ऑक्सीजन के थे। दस ही सो डेट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज O2। बाद में उन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट ही जो है वो क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में भी देख, ऑक्सीजन के बारे में पहले से पता था अपन को, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट पता पड़ गया था, लेकिन मेन क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनते हैं, ये वाली बात है ना। सनलाइट नहीं हो तो नहीं बनेंगे, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, एक्सपेरिमेंट। पहले वाले में ग्रीन पार्ट चाहिए था, सेकंड वाले में CO2, थर्ड वाले में ऑक्सीजन, फोर्थ वाले में सनलाइट। और अब क्या है, जूलियन वॉन सैक्स। देखो जूलियस वॉन सैक्स, ये भी नाम से क्लियर। देखो सैक मतलब क्या होता है, सैकराइड्स। सैक मतलब क्या होगा, सैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, सैकराइड मतलब होता है शुगर। तो इनने बताया कि शुगर, सैक मतलब शुगर, तो शुगर बनती है। इनने बताया कि शुगर मतलब ग्लूकोज बनता है उसमें फोटोसिंथेसिस में, है ना। और ये कब के 1854 के साइंटिस्ट हैं। मतलब पूरी फोटोसिंथेसिस बनने में अपन को 200 साल लग जाएंगे लगभग। पूरी फोटोसिंथेसिस डिस्कवर होने में 200 साल लग जाएंगे, क्योंकि 17 से शुरू हुआ था, 1700 से, और 1854 पर आ गए, है ना। तो ही प्रूव दैट, अभी तो और आएंगे, अभी तो शुरू ही काम हुआ है ना। ही प्रूव दैट ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्लांट ग्रो एंड इट इज़ यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। उन्होंने बताया लगाया कि ग्लूकोज, सीधा बता दिया इन्हें तो, कि ग्लूकोज जो है वो बनता है ना फोटोसिंथेसिस में, और किसकी तरह स्टोर हो जाता है, डैश की तरह, स्टार्च। अब डैश इज लोकेटेड इन द स्पीसीज स्पेशल बॉडीज। क्या लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडी में, क्लोरोफिल, है ना। ग्लूकोज इज मेड अप इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द, और सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं फिर से अगेन, ग्रीन पार्ट में हो रही हैं। ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। तो इन्हें पूरा का पूरा पैराग्राफ किससे संबंधित है, इनका ग्लूकोज से। तो सैक आएगा तो क्या बोलेंगे अपन, हाँ सैक आएगा तो क्या बोलेंगे, हाँ। और अपन इंजन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इंजन मतलब कि एनर्जी, और एनर्जी मतलब सनलाइट, और क्या बोलते हैं जो इनका नाम है वो इंजन। और जोसेफ प्रिस्टली आएंगे, प्रिस्टली में क्या बोलेंगे अपन, प्रिस्टली में अपन बोलेंगे CO2। इसको भी मैंने ट्रिक बनाई है, प्रिस्टली, अरे CO2 नहीं O2। हाँ देख, प्रीस्ट जो होते हैं ना, प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है। देख पुजारी क्या करते हैं, पुजारी एक टाइप से मतलब अच्छे लोग होते हैं ना, पुजारी लोग। हाँ ठीक है, इसलिए तो नहीं मान लिया अपन, ठीक, ऑक्सीजन देते हैं। और जोसेफ प्रिस्टली के नाम में जो O है वो भी ऑक्सीजन बता सकता है, GOJO, है ना। नाम से ही करना है सब काम अपन को। जोसेफ प्रिस्टली में O है, उसमें भी ऑक्सीजन आ सकता है ना।
इसके बाकी तो फिर नॉर्मल है। चलो अब एक्सपेरिमेंट बाय TW एंजलमैन, इनका ये पहुंच गया 1909 पर, है ना। हाँ एंजलमैन, और ये क्या है, इनकी भी अच्छी ट्रिक है भाई, मतलब सब चीज़ों की ट्रिक है। 1843 से लेकर 1909 तक, मतलब पूरे कब तक पहुंच गए, 1900 तक ही पहुंच गए, 200 साल हो गए लगभग। ही स्प्लिट द लाइट। अब देखो एंजल मतलब अंग्रेज आ रहा है इसमें, TW एंजलमैन, एंजल मतलब क्या आएगा, एंजल मतलब अंग्रेज, है ना। इंग्लिशमैन चाहे एंजलमैन बोल दो चाहे इंग्लिशमैन बोल दो, अंग्रेज आ रहे हैं, है ना। और अंग्रेज का मतलब है, अंग्रेज मतलब तोड़ने वाले, तोड़ और राज करने वाले हैं ना अंग्रेज, तो अंग्रेज मतलब तोड़ने वाले। तो इनने क्या करा, तोड़ा होगा कुछ ना कुछ। हाँ तो अब देखो इसने क्या करा, स्प्लिट, ही स्प्लिट द लाइट यूजिंग द प्रिज्म इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। तो ही डैश द लाइट इन अ प्रिज्म यूजिंग अ प्रिज्म इनटू अ स्पेक्ट्रल इनटू अ डैश कंपोनेंट्स। किस कंपोनेंट में तोड़ दिया, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ दिया। और पता लगाया एलिमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा, ग्रीन एल्गा का नाम भी पूछ सकते, क्लेडोफोरा। हाँ प्लेस है ना सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो इन्हें क्लेडोफोरा प्लांट का नाम, हाँ एल्गी का। तो इन्हें क्या करा, एक क्लेडोफोरा एल्गी है क्लेडोफोरा, उसको उसके ऊपर लाइट डाली, लेकिन कैसे डाली लाइट, तोड़ कर डाली है ना। सनलाइट को भी इन्हें तोड़ फोड़ कर डाल दिया मतलब, है ना। और फिर क्या पता पड़ेगा था, बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। अब देखो अलग अलग रीजन में अलग अलग कलर की लाइट डालेंगे अपन, कहीं अपन ग्रीन डालेंगे, कहीं अपन क्या डालेंगे, रेड डालेंगे, है ना, कहीं ब्लू डालेंगे, अलग अलग कलर की लाइट डालेंगे। अब जिस भी लाइट से फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती होगी, उससे क्या होगा, वहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, सही है ना। जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उस पार्ट से ऑक्सीजन निकलेगा, और वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे कौन, एरोबिक बैक्टीरियाज, है ना, कि वहीं पे एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा। तो इससे पता पड़ जाएगा कि इस लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब इस देखते हैं, चलो नहीं, किस प्लांट के नहीं, लाइट के कौन से कंपोनेंट से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पा रही है, ये पता लग जाएगा। ग्रीन पार्ट तो सारी है ना, इसलिए ने बताया था साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। साइट ऑफ ऑक्सीजन मतलब कहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, तो किस पार्ट में, जिस पार्ट में ऊपर कौन सी लाइट डाल रहे हैं वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है ना। तो ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। कहाँ इकट्ठे हुए वो ज़्यादा, हाँ क्योंकि अरे बैक्टीरिया है एरोबिक, बैक्टीरिया है एरोबिक, और एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठे होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जिस प्लांट जहाँ से ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देगा वहीं से बैक्टीरिया इकट्ठे होने लगेंगे। कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है ना। तो और लाइट अपन अगर ब्लू लाइट डालेंगे वहाँ इकट्ठे होंगे, कहीं रेड लाइट डालेंगे वहाँ इकट्ठे होंगे, और पर्पल लाइट डालें वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, है ना, ऐसा है। हाँ तो ही ऑब्जर्व दैट ब्लू बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एक्सन स्पेक्ट्रम। एक्सन पहला बार ऐसा हुआ था, मतलब एक्सपेरिमेंट, है ना, सब काम पहली बार ही हुए अभी तक। एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हाँ कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। अभी तो और भी पता चलेंगी, इससे चीज़ें और भी पता चलेंगी अभी, है ना। ऑफ इट रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, ये किस चीज़ के बारे में, मतलब किस चीज़ के से संबंधित है, ब्लू और रेड लाइट, क्लोरोफिल ए और बी से। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी भी यही लाइट लेते हैं, मतलब ब्लू और रेड लाइट कौन लेता है, क्लोरोफिल ए और बी लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात ये कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, और क्लोरोफिल ए और बी भी ब्लू और रेड लाइट ही ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, इसका मतलब ये क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है। पिगमेंट और भी हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा पिगमेंट है प्लांट के अंदर, है ना, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए और बी। हाँ तो क्योंकि ये वाली लाइट वे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि प्लांट थोड़ी लाइट ऑब्जर्व करता है, पिगमेंट करते हैं लाइट ऑब्जर्व, है ना। तो जो पिगमेंट ब्लू और रेड लाइट ऑब्जर्व कर पाएगा वो अपने लिए अच्छा है, और बाकी सब
अपने लिए काम के, मतलब इतने काम के नहीं, नॉर्मल है वो सब। ठीक, तो ये क्वेश्चन आएगा, इट रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट, ब्लू एंड रेड लाइट रिजेंबल्स द स्पेक्ट्रम ऑफ विच पिगमेंट, तो अपन बोलेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लियर है कहानी? नहीं है क्लियर, बहुत खतरनाक कहानी है वैसे ही। क्लोरोफिल ए और बी कौन सी कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं? और ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इत्तेफाक है मतलब एक तरीके का, लेकिन ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा हीरो टाइप के पिगमेंट है। ठीक है, अब बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इट इज़ डिस्कवर्ड, अच्छी तेज बोल रही है, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। हेलो, आ रही है? नहीं, मैं करूँ पोएम मोबाइल पढ़ लूँ। हेलो, अब आ रही? हाँ अब आ रही। अब हेलो, फिर से लगा रही तू, हेलो, ऐसे ऐसे कर दिया पूरी। मैं बता दूँ क्या? मैं बताऊँ क्या? हेलो, अपन फिर से देख लो एक बार, शॉर्ट में देख लो। देखो कुछ नहीं है, मतलब मैं अगर शॉर्ट में समरी एक लाइन में बताएं अपन, तो ये करना था उनको, उद्देश्य ये था कि कैसे भी करके ऐसी लाइट पता पड़ जाए, पूरे लाइट में से, सनलाइट में से ऐसा वो कंपोनेंट पता पड़ जाए जिसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो उन्होंने लाइट को 7 कलर में बांट दिया, है ना, 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया। फिर उनमें से देखा कि ऑब्जर्व किया किस में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जैसे तुमने पता है एक्सपेरिमेंट अभी, तो उनको ब्लू लाइट और रेड लाइट पता पड़ा कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये देखा था जो लाइट को उन्होंने डिवाइड किया उसमें से, हाँ, स्पेक्ट्रम के थ्रू, हाँ, स्पेक्ट्रम में उसका उन कंपोनेंट्स में से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करवा सकता है, अलग अलग करेंगे तब। हाँ, मतलब किस लाइट के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल, क्या सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, किस पार्ट से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। हाँ, तो ब्लू से होती है और रेड से होती है। फिर ये बाद में अलग से पता पड़ा अपन को कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करने वाले और रेड लाइट को एब्जॉर्व करने वाले पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, है ना। मतलब इतने सारे पिगमेंट में से सबसे ज़्यादा कौन काम का है अपने, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लियर है आप? चलो ये इतनी कहानी थी, है ना। अब इससे कोई क्वेश्चन आया तो अपन कर देंगे। अब आता है अपना कहाँ, एक्सपेरिमेंट बाय कॉर्नियस वॉन नील। कॉर्नियस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो इसकी भी ट्रिक है, पहले ट्रिक देख लेना। मैं नील का मतलब क्या होता है, नील का मतलब क्या होता है, नील मतलब नील, नील का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, नील। अब कॉर्नियस वॉन नील है, तो कॉर्नियस वॉन नील में नील का मतलब क्या होता है, बताओ नील। जो क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। अरे नहीं यार, नील का मतलब होता है पानी, 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 वाटर। हाँ, नील का। ठीक है, वाटर। तो जल, पर्यायवाची नहीं पता, पानी का नील, जल। अच्छा वो नील, हाँ पता है ना मुझे, पर्यायवाची। यस। हाँ, तो अब देखो कॉर्नियस वॉन नील, अब तो नील का मतलब पानी से संबंधित होगा, है ना। तो बस इन्हें क्या पता लगाया कि पानी बनता है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, वाटर, ओके, ठीक है। तो वॉन नील क्या पता लगाया कि क्या, अब पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे समझ आएगा, देखो, है ना। वॉन नील माइक्रो, हाँ, पानी बाहर निकलता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो है ना, एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल दिया, पानी से बाहर निकलता है ऑक्सीजन, ये पता लगाया था कि जो ऑक्सीजन निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है ना। तो ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक, ये वाली बात है। अब देखते हैं, इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा अभी पूरा, है ना। वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट, सम स्टडीज पर्पल ऑन द पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो कि कंडक्ट सम स्टडीज ऑन डैश एंड डैश। किस पे करा एक्सपेरिमेंट इन्हें, पर्पल पे। ये पूछेंगे, पर्पल बोल दिया, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, यहाँ बोल देंगे रेड और ब्लू, है ना। पर्पल और ग्रीन की जगह रेड ब्लू लगा देंगे। चलो, ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट। फोटोसिंथेसिस कैसी होती है प्रोसेस, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट, तो पहले भी पता है अपन को। फिर लाइट डिपेंडेंट होती है, अच्छी बात है। डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यानी हाइड्रोजन किसी एक कंपाउंड से आता है जो क्या करता है, CO2 को रिड्यूस कर देता है। CO2 क्या कर देता है, जो हाइड्रोजन से एक
हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यानी एक ऐसा कंपाउंड होता है कोई जिससे हाइड्रोजन आता है फ्रॉम, मतलब हाइड्रोजन आएगा कहीं से ना, है ना, हाइड्रोजन आता है कहीं से और वो क्या करता है किसी CO2 को रिड्यूस कर कार्बोहाइड्रेट बना देता है। मतलब प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिड्यूस होगी, है ना, और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और ये सब हाइड्रोजन के कारण। ये किसी हाइड्रोजन डोनर की वजह से होगा, हाइड्रोजन के डोनर की वजह से। अब इसमें देख रिएक्शन में लिखा है H2A, हाँ, है ना, ये H2A कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने केस में क्या होता है, ऑल द ऑर्गेनिज्म में H2O होता है। H2O मतलब पानी, है ना। तो जो और जो A निकला है वो ऑक्सीजन है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज़ अ हाइड्रोजन डोनर। ग्रीन प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर कौन होता है, H2O। तो इन ग्रीन प्लांट्स, इन डैश प्लांट्स मतलब, है ना, डैश प्लांट, तो वैसे ग्रीन प्लांट्स तो ग्रीन ही होते हैं, तो इन डैश H2O इज़ अ हाइड्रोजन डोनर एंड इट्स ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है H2O और ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। अब पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये वाला एक बार बता देना यार, कौन सा, मतलब ये पूरा नहीं, सिर्फ यहाँ से अब भी जो बताया। ये कहानी है कि जो ऑक्सीजन निकलेगा फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन डोनर से आएगा, है ना, हाइड्रोजन डोनर से आएगा, रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन डोनर ग्रीन प्लांट्स के केस में कौन है, वो पानी, है ना। लेकिन जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर H2S होता है, H2S। तो H2S अगर हाइड्रोजन डोनर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, फिर कौन रिलीज होगा, सल्फर या सल्फेट रिलीज होगा। तो अपन ने क्या बोला था, एक मिनट, ने कौन सी बैक्टीरिया थी, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। अगर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हुए तो सल्फर रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज डैश एंड डैश, सल्फर और सल्फेट, एंड नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन तो बनता ही नहीं है उसमें। दस ही इन्फर दैट, फिर अब देखो फाइनल उसका रिजल्ट क्या आया, मतलब ये बोलना है कि H2O होगा, हाँ, तो ही अपना बनेगा। H2O होगा तभी अपना ऑक्सीजन बनेगा, अदरवाइज ऑक्सीजन अपना नहीं बनेगा, सल्फर और कुछ बन जाएगा फिर तो। अब यहाँ अपन काय पे चलते हैं, इनके रिजल्ट पे। तो ही इन्फर्ड का मतलब उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। चलो, ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2, है ना। जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ग्रीन प्लांट से, तो डैश इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन प्लांट, द डैश इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम डैश, क्या कहाँ से आया है, ऑक्सीजन कहाँ से आया है प्लांट का, H2O से, CO2 से नहीं आया, है ना, इतनी कहानी है। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, इसको बाद में कैसे प्रूव कर लिया अपन ने, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल को क्या बना देंगे, रेडियो एक्टिव बना देंगे, है ना। जैसे कि मान लो अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो H2O के पास जो ऑक्सीजन था ना, उसे क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। अब जो ऑक्सीजन में रिलीज हुआ है बाद में गैस में, उसको चेक करेंगे क्या वो रेडियो एक्टिव होगा, तो पानी से आया होगा, और रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो पानी से नहीं आया होगा, है ना। CO2 से तो अगर आया होता तो फिर रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन पानी से आया होगा तो रेडियो एक्टिव होगा, है ना। तो ये पूरा CO2 से आएगा तो रेडियोएक्टिव नहीं हो, पानी से होगा तो हाँ, क्योंकि अपन ने जिसको रेडियो एक्टिव बनाया है, अगर उससे आया होगा तो फिर वो रेडियो एक्टिव होगा, है ना। तो ये सारी कहानियाँ देख ली अपन ने, हो गया काम, ठीक। अब अपन चलते हैं, देखो ये एक्सपेरिमेंट सारे खत्म हो गए, है ना। एक्सपेरिमेंट में भी अपना बहुत टाइम तो नहीं हुआ, आधा घंटे ही हुआ है, अच्छी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं फोटोसिंथेसिस, साइट एंड पिगमेंट्स, है ना। फोटोसिंथेसिस, साइट एंड पिगमेंट्स, है ना। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, अभी तो बस ये चल रहा था, डिस्कवरी चल रही थी अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अपन कर चुके, कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस एक बार हो चुका बहुत पहले अभी टेस्ट में आएगा, हाँ AITS में आएगा पहली बार अभी, अब की बार, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है वैसे तो। चलो
टेस्ट में आएगा। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द ग्रीन प्लांट्स कब एंड टेस्ट में थे? 20 तारीख को। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स। देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो ग्रीन लीव्स में होता है और अदर ग्रीन पार्ट्स में होता है। सही बात है। अब लिखी लाइन देखते ना ध्यान से ना, बहुत ध्यान से। चलो, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द बॉल्स ऑफ डैश। क्या आएगा यहाँ? क्या 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 बोला तुमने, फिर से बोलना ओ, please? ओ, ओ, ओ। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ डैश। मीजोफिल सेल क्या होते हैं? मीजोफिल सेल लीफ में, मतलब प्लांट की लीफ में एक सेल, प्लांट की लीफ में एक टाइप के सेल होते हैं ग्रीन सेल्स, है ना। तो उनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है मीजोफिल। प्लांट की लीफ में हाँ, इस लीफ टाइप में। के cells होते हाँ, ग्रीन सेल्स होते हैं, उनमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, मतलब मीजोफिल सेल में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, है ना। और मीजोफिल सेल के अलावा जितने भी सेल हैं बाकी सेल, उनमें क्लोरोफिल का नंबर कम होता है, होते हैं लेकिन कम होते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। मतलब मेसोफिल में सबसे ज्यादा हाँ, मीजोफिल सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल होती है और मीजोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होता है ना। सारे सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ मीजोफिल में सबसे ज़्यादा होता है ना। अब इट हेल्प टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द बॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल ऑफ लीफ, है ना। इट हेल्प टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट। काय में हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट? लाइट को लेने में, मतलब बिना क्लोरोप्लास्ट के लाइट एब्जर्व नहीं हो पाएगी, प्लांट्स के अंदर लाइट एब्जर्व नहीं हो पाएगी। क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन, सही बात है ना, कहाँ से लाइट एब्जर्व हो जाएगी? क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, कहाँ से लाइट एब्जर्व होगी? अब क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन डैश सिस्टम्स। मेम्ब्रेनस सिस्टम। हाँ, क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन डैश सिस्टम मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है इनके अंदर, जो क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर? ग्रेना होता है, हाँ, स्ट्रोमा लैमेली और मैट्रिक्स स्ट्रोमा, और क्या होता है? मैट्रिक्स स्ट्रोमा। 3 चीज़ें हैं, मतलब ग्रेना है, स्ट्रोमा लैमेली है और मैट्रिक्स स्ट्रोमा है। ठीक, मैं बता दूँगा क्या है ये चीज़ें। देखो इसका डायग्राम देखेंगे अपन। ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड। जो ग्रेनम होता है ना, ग्रेनम वो बहुत सारे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं थाइलाकॉइड्स। ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाओ तो एक वो बन जाएगा स्ट्रक्चर, उससे क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे, है ना। जैसे 10-10 रुपये के सिक्के रखते जाओ एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, जो गड्डी बन जाएगी ना, उसे क्या बोलेंगे अपन? ग्रेनम बोलेंगे, है ना। तो ग्रेनम क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। तो उस ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स को अपन क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड बोलेंगे, है ना। तो अपना थाइलाकॉइड अगर पूछे कोई, हाँ, तो थाइलाकॉइड क्या है? थाइलाकॉइड एक छोटी सी यूनिट है, मतलब किसकी यूनिट है ये? ग्रेना की। थाइलाकॉइड अगर यूनिट है, हाँ यूनिट है, और किसकी? ग्रेना की। ग्रेना क्या होंगे? सिक्के, जैसे सिक्के हैं, सिक्के क्या होंगे? यूनिट होंगे, और सिक्के अगर मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेना बन जाएगा। क्लियर है? नहीं होगा क्लियर? हाँ, हो गया। ठीक, इसके बाद आते हैं कहाँ अपन? दे कॉन्टेन लीफ पिगमेंट, और इनके अंदर एक बार बताना प्लीज एक बार। छोटे छोटे सिक्के अपन रखते जाएंगे जब 10-10 रुपए के किसी भी नोट, किसी के भी पसंदीदा के, तो जो बनेगा अपने पास सेट, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। अच्छा, उसे ग्रेना बोलेंगे। हाँ, ग्रेना। और जो छोटे छोटे सिक्के हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? छोटे छोटे सिक्के को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड्स। छोटे छोटे सिक्के कौन बोलिए? थाइलाकॉइड। जो बन रहा है उसे ग्रेना। हाँ, तो ये हो गया थाइलाकॉइड और ये हो गया ग्रेना। ठीक, अब ग्रेना और थाइलाकॉइड के बाद अगली चीज़ क्या आती है अपने पास? ये इनमें क्या होता है? दे कॉन्टेन लीफ पिगमेंट, यानी लीफ पिगमेंट किसके अंदर? दे कॉन्टेन द डैश, तो दे कॉन्टेन लीफ पिगमेंट्स, है ना। क्लियर है कहानी? तो अपन अभी तक क्या देखा? अपन ने देखा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? मीजोफिल सेल में होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? ग्रेना होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली होती है, और मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है, मतलब मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है।
और ग्रेना क्या होता है, ग्रेना बहुत सारे थाइलाकॉइड्स से मिलकर बना होता है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अब मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप्स लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज एटीपी एंड एनएडीपीएच। जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो क्या क्या ऑब्जर्व करता है, लाइट का ऑब्जर्व करता है, सिंपल सी बात है। और क्या सिंथेसाइज करेगा, डैश एंड डैश। डैश, हाँ, इट इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जिनमें एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा हो, इसे क्या बोलेंगे हम, लाइट रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि प्लांट क्या करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा और लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो स्ट्रोमा की बात चलती है। स्ट्रोमा में क्या होता है, इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्पेस। क्लोरोप्लास्ट अगर कोई चैम्बर टाइप का है तो उसके अंदर का जितना स्पेस होगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, है ना। फिर उसमें बहुत सारे सिक्के, जैसे सिक्के के बंडल रखे रहेंगे। डायग्राम बना नहीं है क्या इसमें, एक सेकंड, बना तो है, बना तो है डायग्राम यहाँ क्लोरोप्लास्ट का। इसमें क्या लिखा है देखो, ग्रेना तो बने हैं सिक्के जैसे, ठीक है, और उनके ग्रोथ थाइलाकॉइड भी बने। और फिर जो बीच में जो जोड़ने वाले हैं ग्रेना को, उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। दो ग्रेना को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं। फिर बीच का जो स्पेस बचता है इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। बीच में स्पेस, जितना भी स्पेस है पूरा स्ट्रोमा बोल रहे हैं इसे। और स्टार्च का ग्रेन इसमें स्टोर है, इसे स्टार्च का ग्रेन बोल रहे हैं, स्टोर है वो भी, है ना। फिर दो इसमें मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। स्टार्च है, इसमें स्टार्च का ग्रेन्यूल है वो, सिंपल जो ग्लूकोज का स्टोर हो जाता है ना, स्टार्च, वो है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है अपने पास, राइबोसोम्स है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और लिपिड ड्रॉपलेट है। लिपिड ड्रॉपलेट तो मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं बताया, लिपिड ड्रॉपलेट का बताया वैसे सिंपल से। तो क्वेश्चन क्या आएंगे यहाँ से, अपने पास दो क्वेश्चन आएंगे। पहला तो ये कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं अपने पास, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा, राइबोसोम खुद के किसके पास होते हैं, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। इसके पास खुद के राइबोसोम है, खुद के डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये खुद का, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास, है ना। दो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं, ठीक, क्लियर है कहानी, ये भी अपन को सारी कहानी क्लियर थी। अब चलते हैं कहाँ, लाइट रिएक्शन अपन देखी। लाइट रिएक्शन में अपन ने क्या देखा अभी तक, तो ये अब एटीपी और एनडीपीएच बनेगा, उसे हम लाइट रिएक्शन बोलेंगे। स्ट्रोमा की बात करें, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर। स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से क्या बनता है अपने पास, शुगर बनती है, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। तो इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन डैश रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस और अभी नहीं लगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या बनाती हैं, शुगर बनाती हैं, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, जिससे बाद में क्या बन जाएगा अपने पास, डैश, स्टार। तो कुल मिला के जो लाइट रिएक्शन है वो एनर्जी बना रही थी, और सही बात है, लाइट एनर्जी तो बनाएगी, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनाएगी। और जो स्ट्रोमा है, एंजाइम है, एंजाइम क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, हाँ। तो एंजाइम शुगर बनाएंगे और लाइट रिएक्शन से क्या बनेगा, एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे, ठीक है, क्लियर कहानी इतनी। जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट पर डिपेंड करेगी। अगर लाइट आएगी तो लाइट रिएक्शन होगी, और लाइट रिएक्शन के बाद स्टार्ट होती है कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अगर लाइट नहीं आई तो भी डार्क रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो अपन नाम से नहीं पता लगाना कि इसमें लिखा इट डज नॉट मीन दैट दे ऑकर इन द डार्कनेस। इसका मतलब ये नहीं कि डार्कनेस में होती हैं। लाइट एक बार मिल गई ना, मान लो सुबह 11 बजे लाइट मिल गई प्लांट को, है ना, और जैसे 11 बजे लाइट मिली एटीपी बन गए,
और NADPH भी बन गए। उसके बाद जस्ट 12 बजे से ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, अपना डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे तो धूप थी इतनी तेज, फिर भी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो गई, है ना। ये कंडीशन पहली थी। अब मान लो दूसरी कंडीशन, कहीं कहते हैं धूप निकली नहीं बिल्कुल, है ना। और धूप नहीं निकलेगी तो क्या होगा, लाइट बिल्कुल नहीं आएगी, और लाइट नहीं आई तो ATP भी नहीं बना, है ना, और NADPH भी नहीं बना। तो जब ATP NADPH नहीं बना तो रात को अंधेरा हो जाए चाहे उजाला रहे चाहे कुछ भी हो जाए, डार्क रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ATP भी नहीं है और NADP, तो यानी कि लाइट रिएक्शन जो है वो सीधा लाइट पे डिपेंड करती है, और डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करती है ना। तो इनडायरेक्टली देखें तो डार्क रिएक्शन भी लाइट पे डिपेंड करती है। हाँ वो लाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, डार्क इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली तो वो ATP और NADPH पे डिपेंड कर रही है ना। तो ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला कि डार्क रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट का, डार्क रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन द लाइट। तो क्या हो जाएगा ये, डार्क रिएक्शन डज नॉट ऑकर इन द लाइट, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन तो लाइट में हो सकती है ना। एक स्टेटमेंट आएगा कि डार्क रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन द डार्कनेस, गलत हो जाएगा। एक स्टेटमेंट आएगा कि लाइट रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन लाइट, लाइट रिएक्शन तो लाइट में होगी, ये तो सही है। अच्छा, लाइट रिएक्शन तो लाइट में ही होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकती है और बिना लाइट के भी हो सकती है। ठीक है, ओके, क्लियर है, कहानी चलाएंगे बनेंगे। अब डायग्राम देख ही लिया। अब पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, अपन ने इस पैराग्राफ में पूरे में क्या देखा था, अपन लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन के बारे में देखा था क्या होती हैं, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा। ठीक, अब अपन देखते हैं पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पिगमेंट होता क्या है, पिगमेंट आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब कर किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखने वाले केमिकल को क्या बोलते हैं अपन, पिगमेंट्स बोलते हैं ना। पिगमेंट डैश आर द सब्सटेंसेस विच हैव डैश टू एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, यानी एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। कौन कौन से होंगे ये, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट के टाइप है, पिगमेंट के नेम है ये। अब क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, तो A जो है वो किसके लिए है, A किसके लिए, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम, मतलब ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है ये, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये वाली बात है। येलो ग्रीन क्लोरोफिल, मतलब ब्राइट और ब्लू ग्रीन लाइट, ब्लू ग्रीन, और B किसके लिए करेगा, येलो ग्रीन के लिए करेगा। ठीक है, ज़ैंथोफिल किसके लिए करेगा, येलो के लिए, और फोर्थ नंबर पर हाँ, और कैरोटीनॉइड किसके लिए करेगा, येलो ऑरेंज के लिए करेगा। तो कैरोटीन तो क्लियर ही है, गाजर वाला है, ऑरेंज करेगा। ज़ैंथोफिल येलो, और जो क्लोरोफिल B है वो येलो ग्रीन, और A है वो ब्लू ग्रीन, है ना, ऐसा है सिस्टम। और ज़ैंथोफिल से सिर्फ येलो, और बहुत सारी जगह आते हैं ज़ैंथोफिल में सब में येलो कलर आता है, उसमें ग्रीन आएगा थोड़ा थोड़ा, और ब्लू ग्रीन आ जाएगा उसमें। ठीक, A में ब्लू ग्रीन आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ, ये तो उनके पिगमेंट, ये कलर आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट की फंक्शन देखते हैं। एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट मतलब वो पिगमेंट जो लिखा है ना इसमें, क्लोरोफिल A के अलावा बाकी सारे पिगमेंट कौन है, एसेसरी पिगमेंट है, ये लिखा है ऊपर। क्लोरोफिल A को छोड़कर बाकी सारे पिगमेंट कौन से थे, ऐसा ही लिखा है उसमें ऊपर अच्छे से। ठीक है, तो ये एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, इनका फंक्शन देखना है। दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल डैश। हाँ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको दे देते हैं वो,
क्लोरोफिल ए को देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल ए तो अपनी लाइट लेता ही है, साथ साथ बाकी सब जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो भी कौन लेता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, खुद तो लाइट लेगा सन से, है ना, लेकिन बाकी सारे पिगमेंट भी किसको लाइट देंगे? तो यानी राजा कौन हुआ फिर? तो मेन पिगमेंट कौन है? बस, तो फिर जोर से बोलो क्लोरोफिल की जय। क्लोरोफिल ए। अब चलते हैं अपन क्या यहाँ पर, चलो तो देखते हैं अपन। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। एक और बात है, ये क्या करते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन से, मतलब राजा है तो राजा को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। तो दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब सूरज से वो जल ना जाए, है ना, उसकी रक्षा भी करते हैं। ये कितने अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें नहीं लिखा, मैं बता दे रहा। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो प्लांट की जो पत्ती है ना, लीफ, वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्व कर पा रही है ना, कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करती है, मतलब तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सी लाइट ऐसी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, तो ठीक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। देख मान लो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करता है, किसको करता है? और ये एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि हाँ, एक्शन का मतलब किस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा अमाउंट में हो रही है ना। एक्शन का मतलब किस लाइट में सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्टिव फोर्सेस होगी, किस लाइट को सबसे ज़्यादा यूज़ करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरोफिल ए है, हाँ क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करता है, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगी। और फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट में होती है, तो वो उसका एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। ये स्पेक्ट्रम होती हैं अलग अलग, है ना, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी है, अपन डायग्राम से देख लेंगे, नीचे आ जाएगा, अभी तो अभी शुरुआत है इसकी। तो चलो देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम कोइंसाइड क्लोजली shows that photosynthesis is maximum at the dash regions of the spectrum। किस रीजन में सबसे ज़्यादा होती है फोटोसिंथेसिस? ब्लू और रेड। ये इंपॉर्टेंट था, कौन से रीजन से ज़्यादा होती है? ब्लू और रेड में, ये पता होना चाहिए, है ना, ये तुम्हें पता है पहले से। चलो अब द ग्राफ ऑल्सो। स्पेक्ट्रम बता देना आप। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब वो रीजन, वो लाइट के वो रीजन जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम अमाउंट में हो रही है। हाँ, तो उनको एक्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब देखो ग्राफ ऑल्सो सो दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। ग्राफ से भी ये पता पड़ता है अपन को कि क्लोरोफिल ए कौन सा पिगमेंट है? चीफ पिगमेंट है। यानी हर चीज़ ये प्रूफ करना चाह रहे हैं वो कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है। अपन मान तो गए, एक बार कितनी बार प्रूफ करेंगे, ठीक। इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, देखते हैं सबके अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो स्काई ब्लू लाइट है, स्काई ब्लू पीक पे कहाँ जा रहा है? 400 नैनोमीटर पे जा रहा है, ठीक। फिर बाद में नीचे चला गया, फिर अगली पीक पे कब गया? 700 नैनोमीटर पे। तो क्लोरोफिल ए 2 बार पीक पे जा रहा है, एक बार 400 पर जा रहा है, एक बार 700 पे जा रहा है। क्लोरोफिल बी ए है ये, हाँ। क्लोरोफिल बी जो है वो तो भाई पगला रहा है, मतलब वो 450 में ही जाने जा रहा है पीक पर, है ना, और वो 650 में जा रहा है पीक पे। और कैरोटेनॉइड है ना जो, वो 450 पे जा रहा है और 500 पे जा रहा है। अब देखो क्लोरोफिल भी अलग ही भग रहे हैं भाई साहब, है ना, और जो कैरोटेनॉइड है वो भी अलग ही भग रहे हैं। द फोटोसिंथेसिस चाहती है कि हमें कौन सी लाइट मिलनी चाहिए? 400 वाली मिलनी चाहिए। और कौन सी मिलनी चाहिए? प्लांट्स क्या चाहते हैं? प्लांट्स चाहते हैं कि हमें 400 वाली लाइट मिले, और कौन सी मिले? 700 वाली, है ना। लेकिन जो बी हैं और वो कैरोटेनॉइड है वो तो अलग ही भग रहे हैं। तो प्लांट किसको चुनेंगे फिर? हाँ, इसलिए प्लांट ने कहा, इसलिए ये ग्राफ से पता पड़ता है कि प्लांट 400-700 वाले क्यों चाहिए उन्हें? ये नेचुरल, ये इत्तेफाक है, यही तो बात है, यही तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए, ये तो इत्तेफाक हुआ कि फोटोसिंथेसिस हो भी रही थी ब्लू और ग्रीन लाइट में सबसे ज़्यादा, और ऐसा सब एक ही पिगमेंट कर पा रहा था, क्लोरोफिल ए।
ये अपन ने एक्सपेरिमेंटली दिखाया है, अपन को इसका कोई प्रूफ होगा वैसे और भी रिसर्च पेपर में, लेकिन अपन को रिसर्च नहीं करनी ना, अपन को बस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ब्लू लाइट में और कहाँ लाइट में, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा हो रही है। और जिसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी किस में है, सिर्फ क्लोरोफिल ए में। तो दोनों लाइट और रेड लाइट में सबसे ज्यादा हो रही है, जिसको ऑब्जर्व करने की क्षमता जिसमें क्लोरोफिल है। हाँ, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ये पता पड़ा कि अपन को सारे एक्सपेरिमेंट एक ही तरफ पता पड़ा कि क्लोरोफिल ए जो है मेन पिगमेंट है, और अपन मान गए भैया इतनी ज़्यादा भी नहीं है पंचायत। ठीक है, अब ये मनाने के लिए कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, मान लिया। क्लोरोफिल ए क्या है, चीफ पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट, ठीक है। और बाकी सारे पिगमेंट क्या हैं, खा लो तुम, खा लो बेटा, बाकी सारे पिगमेंट क्या हैं, ठीक है। अब एक और डायग्राम बनाए हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज से अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ग्राफ को मेजर किया गया, इससे ऑक्सीजन रिलीज से। तो अपन को पता पड़ा कि देखो 400 नैनोमीटर से ज़्यादा रिलीज हो रही है ऑक्सीजन, और फिर एक 700 नैनोमीटर पे हो रही है। तो ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा रिलीज कहाँ हो रही है, 400 पर और 700। इसका मतलब यहाँ भी ये हुआ कि क्लोरोफिल ए ही है जो रिलीज करवा सकता है ऑक्सीजन को, है ना। फिर बोल, अब इन दोनों को मैच कर दिया अपन ने, क्लोरोफिल ए को उठा दिया अकेला ब्लू स्काई ब्लू वाली, और फोटोसिंथेसिस को उठा दिया, तो दोनों देखो मैच कर रहा है दोनों के पीक। ये जो ग्राफ है ना कंबाइंड वाला, इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को और नीचे एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्प्शन था, उसको उठा लिया दोनों को, तो दोनों ग्राफ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये भी 700 पर आ रहा है, ये दोनों 400 और 700 वाले मैच कर रही हैं लाइन्स, है ना। जिससे पता पड़ गया अपन को हैंस प्रूफ्ड डैश, है ना। तो ग्राफ शो दैट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए। तो इससे पता पड़ता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेजर पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और बाकी सारे पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलो भैया, अब फोटो सिस्टम पे चलते हैं। फोटो सिस्टम आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 फोटो सिस्टम। एक पिगमेंट कैसे अरेंज होते हैं, 2 फोटो सिस्टम में अरेंज होते हैं, 2 फोटो सिस्टम्स। तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और इनका नाम इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिस सीक्वेंस में इनकी डिस्कवरी हुई, नॉट द रोल, मतलब इनका रोल के अकॉर्डिंग नहीं, इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हुआ है इनका नाम। तो पहले किसकी डिस्कवरी हुई होगी, फोटो सिस्टम 1 की, फिर किसकी हुई, फोटो सिस्टम 2 की। क्या है इसका मतलब इस लाइन का, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड से ऑर्गेनाइज्ड होता है। और क्या बोलते हैं, जो नेम होता है उनका सीक्वेंस का, वो उनकी डिस्कवरी के ऊपर, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पहले हुआ होगा तो उसका पहले रखा, और फोटोसिंथेसिस बाद में हुआ होगा उसके बाद। तो ये लाइन बताने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी इनको, कुछ इंपॉर्टेंस होगा इस लाइन का, क्योंकि अपन को भी नॉर्मल पता है कि हाँ ठीक है 1 और 2 हैं, तो ठीक हो गए होंगे डिस्कवरी के हिसाब से। तो इन्हें ऐसा क्यों बताया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। अपन क्या गलत समझ सकते थे इससे, अगर मान लो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है लिखा है, तो अपन को कुछ गलत फहमी हो सकती है, जब इन्हें दूर करने के लिए लिखा होगा। अपन को क्या गलत फहमी हो जाती है इससे, अपन को तो कोई गलत फहमी नहीं है, फर्स्ट मतलब पहले ही हुआ होगा, सेकंड मतलब बाद में हुआ होगा। नहीं, अपन को गलत फहमी ये हो सकती थी, डिस्कवरी से अपन सोचते नहीं, अपन फंक्शन भी तो सोच सकते थे। अपन ये सोच सकते थे कि क्लोरोफिल एक है, फोटोसिंथेसिस सिस्टम 1 है, वो ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता होगा, सुपीरियर होगा, या पहले काम में आता होगा। और जो 2 है, हाँ 2 है वो इन्फीरियर होगा और बाद में काम आता होगा। तो इनने अपन को गलत फहमी दूर कर दी और इन्हें बोल दिया कि इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए, तो गलत फहमी नहीं पालना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गलत फहमी नहीं पालना ये वाली, इसका मतलब असली चीज़ क्या होगी, फोटो सिस्टम 2 जो है वो पहले यूज़ में आता होगा, और हाँ फोटो सिस्टम 2 पहले यूज़ में आता होगा, फोटो सिस्टम 1 बाद। तो इससे अपन को इनडायरेक्टली ये बता दिया इनने कि फोटो सिस्टम 2 पहले यूज़ होगा और फोटो सिस्टम 1 बाद में यूज़ होगा। ठीक, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब दीज आर द नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी। ईच ऑफ द, एक मिनट यार, हाँ ठीक, ईच ऑफ द फोटो सिस्टम हैज़ द क्लोरोफिल ए एंड असेसरी पिगमेंट। हर फोटो सिस्टम में अपने पास क्लोरोफिल ए होता है और असेसरी पिगमेंट बाउंड होते हैं। ठीक है, बाउंड बाय द डैश
प्रोटीन, यहाँ पे लिपिड भी हो सकता है, तो बाउंड बाय लिपिड, लिपिड तो नहीं होता, इस प्रोटीन नहीं होगा। ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी सारे पिगमेंट क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइट, मैंने ऐसे बनाया है इसको, देख, लाइट हार्वेस्टिंग मतलब लाइट को काटने वाले, ऐसे फसल काटने वाले होते हैं ना, फसल हार्वेस्टिंग, ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग। तो राजा थोड़ी काटेगा, तो राजा को छोड़कर हाँ भाई साहब, हाँ असेसरी पिगमेंट सारे क्या करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या एंटीना बोलते हैं इसको। हाँ आने लगी, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर, सिंगल क्लोरोफिल इकाई की तरह काम करेगा, रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा, यानी वो राजा रहेगा तो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इन द PS1 द रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब द लाइट एट 700 नैनोमीटर, सो इट इज़ कॉल्ड P700। ये 2023 में आया था। मतलब क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि P1 है उसका, जो PS1 है उसका कौन सा नैनोमीटर का एब्जॉर्ब करता है, PS1 सिंपल सा। तो उसका तो नाम ही है P700 यार, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन आया था कि PS1 का नाम खुद क्या होता है, P700। बताओ कितनी सिली सिली मिस्टेक हो जाती है यार, सोचो, यही तो लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और सही हो जाते। PS1 का क्या था, PS1 कौन सा, 700। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है अपन को, जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो कम एनर्जी वाली है ना। अपन इसको लिख लेंगे, साइड में लिख लिया अगर अपन, तो देखो PS1 क्या करता है, PS1 क्या करता है, 700 को ऑब्जर्व करता है, और PS2 किसको ऑब्जर्व करेगा, फिर 680 को करेगा। तो 680 की वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा एनर्जी वाली होगी। 680 की वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी, हाँ, क्योंकि वेवलेंथ उल्टी होती है एनर्जी की, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। और 700 वाली एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए तो वो लाइन बताई थी अपन को, PS1 को अपन क्या मान लेते हैं, अपन सुपीरियर मान लेते, लेकिन वो होता कैसा है, इन्फीरियर होता है, मतलब वो तो कम एनर्जी वाली ऑब्जर्व कर रहा है। और PS2 कौन सी ऑब्जर्व कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी। तो अपन को पहले कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी वाला या कम एनर्जी वाला। ज़्यादा एनर्जी। तो इसलिए PS2 पहले यूटिलाइज होता है और PS1 उसके बाद यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे। क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा, PS1 कौन सी ऑब्जर्व करेगा, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। PS1 कौन सी ऑब्जर्व करेगा, 700। PS2 कौन सी ऑब्जर्व करेगा, 680 कौन ऑब्जर्व करेगा, PS2। 700 कौन ऑब्जर्व करेगा, PS1। पहले कौन यूटिलाइज होगा, 680। 680, मतलब कौन सा पिगमेंट यूटिलाइज होगा, सेकेंड। तो देखो अब सोचो, पहले, अब कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, पहले कौन सा यूज होगा, सेकेंड, और सेकेंड नंबर पे कौन सा यूटिलाइज होगा, फर्स्ट। ठीक है, कम एनर्जी वाला कौन सा है, कम एनर्जी वाला अपना ये है, PS1, सेकंड वाला, नहीं सॉरी फर्स्ट वाला, PS1। और ज़्यादा एनर्जी वाला, ज़्यादा एनर्जी वाला अपना सेकेंड है। हाँ, तो ज़्यादा एनर्जी वाला PS2 है, PS2 पहले यूज़ होता है, PS1 बाद में यूज़ होता है, PS1 700 और PS2 680 है। मतलब सब कुछ अच्छा काम किया अपना PS2 वाला। हाँ, PS2 वाला है, PS2 वाला एनर्जी भी अच्छी दे रहा है, एनर्जी भी अच्छी यूज़ करता है, पहले यूज़ भी होता है, यूज़ भी पहले हो रहा है, एनर्जी भी अच्छी दे रहा है। हाँ, और बस 680 उसकी वेवलेंथ है, और काम भी अच्छा कर रहा है। हाँ, और वेवलेंथ उसकी 680 है। ठीक, ये सारी कहानी होगी। चलो बढ़िया, ये मैंने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, आप उसको लिख लेंगे। अब चलते हैं अपन, एक मिनट रुकना, इसको रख लिया अपन ने। अरे यार कुछ नहीं, वो मैंने लिखा था, मैंने ये लिख लिए थे 680 बहुत बेकारी हो गया सिस्टम उसका। हाँ ठीक, अब चलते हैं अपन कहाँ,
PS2 तो अपने देख ही लिया। PS2 क्या करेगा, PS2 करेगा अपनी 680 का एब्जॉर्व करेगा PS2, ठीक। PS2 एब्जॉर्व 680 नैनोमीटर एंड इसको क्या बोलेंगे, P680 बोलेंगे। अब आ गए अपन कहाँ पर, देखो लाइट रिएक्शन पर। अभी तक क्या चल रहा था, क्लोरोफिल के बारे में पता लगा। क्लोरोफिल क्या होता है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है ना, ये पता पड़ा। लाइट रिएक्शन अब, और ये पता पड़ा कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना। रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, ये सब चीज़ें। अब क्या पता चलेगा, अब रिएक्शन पढ़नी है एक्चुअली में कौन कौन सी होती है, डार्क और लाइट, है ना। तो मेरे हिसाब से लाइट रिएक्शन इंक्लूड डैश एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, कितनी बड़ी बात है, लाइट रिएक्शन इंक्लूड डैश एब्जॉर्प्शन, भाई लाइट की एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन क्या होती है, वाटर स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी, वाटर की स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा नींद हो गई है ना, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ डैश एंड डैश। हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं यानी ATP और NADPH। चलो अब द इलेक्ट्रॉन, ATP और NADPH केमिकल मॉलिक्यूल हैं, केमिकल्स हैं। ये क्या कर, हाँ जब नहीं है एनर्जी, जब केमिकल है वो भी, जब ये टूटेंगे तब, इनके बॉन्ड टूटेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड टूटेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन ATP के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं। हाँ अपन ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, और फिर बाद में धीरे धीरे तोड़ के खर्च करते रहते हैं, है ना। कोई बकवास करते रहता है दिन भर, हाँ कोई बकवास करने में एनर्जी वेस्ट कर देता पूरी, और कोई खाने में एनर्जी वेस्ट कर देता है। ठीक है, देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना है पहले। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। तो व्हेन PS2 एब्जॉर्ब रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। इन्होंने लिखा है कि PS2 जो होता है, PS2 है ना, वो एब्जॉर्ब करेगा कौन सी लाइट, रेड लाइट। इसका मतलब एक और बात पता चली कि PS2 एब्जॉर्ब क्या करता है, रेड लाइट को। तो अपन वहाँ लिख लूँ मैं, PS2 में ऊपर लिखी थी बातें, क्या क्या बातें लिखी थी अपन ने। PS2 क्या करता है, 680 को एब्जॉर्ब करता है ना, और एनर्जी ज़्यादा लेता है, और ये रेड लाइट का एब्जॉर्ब करता है। हाँ पहले यूज़ होता है, और रेड लाइट का एब्जॉर्ब करता है ना। अब नई चीज़ आ गई, रेड लाइट का एब्जॉर्ब करने वाली। और सही बात भी है, रेड लाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो कम वेवलेंथ पे ही वो हो जाएगा ना, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, हो जा रही है, जल्दी खुल जा। हाँ तो देखो एक बात ये हो गई। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक मिनट, वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, रेड लाइट ऑफ एब्जॉर्ब रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू डैश। कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ साइटोक्रोम, वही लाइन चल रही है अभी। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासेस देम टू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डैश। कंसिस्टिंग ऑफ डैश। हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को पास पढ़ते जाते हैं, जिसमें क्या होता है, साइटोक्रोम। एक्सेप्टर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जिसमें क्या होता है, साइटोक्रोम्स होते हैं, छोटे छोटे साइटोक्रोम। ठीक है, अब दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो PS2 से इलेक्ट्रॉन गए ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। फिर बाद में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले गए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर वो
आगे की तरफ नीचे। डाउन हिल का मतलब होता है जैसे अपन कोई पहाड़ से कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं ना, पहाड़ से हाँ पहाड़ पे से कोई चीज़ फेंक रहे हो तो कहाँ जाती है वो? नीचे जाती है ना। नीचे जाते ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे? रेडॉक्स पोटेंशियल की टर्म्स में नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब जिसका पोटेंशियल हाई होगा वहाँ से कम पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, है ना। तो रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो मूवमेंट कैसा होता है? डाउन हिल होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, लेकिन जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा? डाउन हिल होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इन द टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, इन द टर्म्स ऑफ डैश, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में डाउन डैश होता है, ठीक, डाउन हिल होता है। अब वो बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू द पिगमेंट ऑफ PS1। फिर इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? PS1 को। साइमल्टेनियसली लिखा, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द डैश, इलेक्ट्रॉन इन द डैश आर आल्सो एक्साइटेड। अब देखना इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे? PS1 पे, और फिर वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे। तो व्हेन दे रिसीव्ड रेड लाइट ऑफ 700, अच्छा रेड लाइट किसकी ऑब्जर्व करेगा अभी? हाँ, तो वो भी रेड लाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कौन सी वेवलेंथ की कर रहे थे? वो 700। नहीं यार, वो 680 कर रहे थे, अच्छा वो 680। और ये कौन सी करेंगे? 700। एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। और फिर बाद में लेकिन जो ट्रांसफ़र होगी लाइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे? अब ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल को ट्रांसफ़र होंगे। तो हैविंग अ डैश, हैविंग अ, तबीयत ठीक हो जाएगी, हैविंग अ कोई डैश रेडॉक्स पोटेंशियल। अब इसमें कौन सा रेडॉक्स पोटेंशियल है? ग्रेटर, ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे कुल मिला क्या हुआ, देखिए डायग्राम में भी, डायग्राम देखिए समझ में आ जाएगा सब कुछ। जो कहानी अपनी थी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, लाइट आ रही थी पहले ग्रीनी कलर के पिगमेंट पर, फिर वो ऊपर जा रही थी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर, ये PS2 में हो रहा था। फिर वहाँ से लाइट आई किस पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो कहाँ आई? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 पर, यानी फोटो सिस्टम 2 पर आएगी वो। फिर वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएगी, और फिर दोबारा नीचे आएगी, यानी ऊपर नीचे चल रहा है ना ये। तो इसको, हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? जेड स्कीम बोल रहे हैं, है ना। और जेड स्कीम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाता है ना। ऐसे ही फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाता है, फिर NADPH पे जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है, इतना सारा अपन ने करा, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जो पूरी स्कीम है, इस स्कीम में क्या क्या बन रहा है? ATP बन रहा है एक, और एक NADPH बन रहा है, दिख भी रहा है वो, देखो बीच में, देख इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ATP बना एक, है ना। हाँ, और ATP पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ATP बना, और दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद देखोगे तो NADPH बना है। ओवरऑल प्रोसेस में एक ATP बना और एक NADPH बना, है ना। तो इस स्कीम को क्या बोल रहे हैं? जेड स्कीम बोल रहे हैं। और इस पूरी प्रोसेस में पानी भी टूटता है, पानी टूटकर ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं वो आगे जाके यूज़ हो जाएंगे सारे, है ना। और जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन रेगुलेट कर देता है, जो अपन सांस में लेते हैं वो, ठीक। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ हो जाते हैं? ये जो जंपिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो यहीं के इलेक्ट्रॉन है, पानी के ही, है ना। तो अब ये आगे की कहानी है वो अपन कल देख लेंगे, इसमें अपन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखेंगे, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के साथ क्या देखेंगे? बाकी डार्क रिएक्शन देखेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी, जिसमें केल्विन साइकिल आएगी और वो आएगी हेजेंस साइकिल आएगी, ठीक है।